Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of September 2020, Wednesday. Inspiration of the day is, you cannot change what you are, only what you do. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. August exports shrink 12.6%, trade deficit hits 4-month high. After reducing for 3 consecutive months, the pace of contraction of India's export started rising again in the month of August. If you remember, we have already discussed about the trade deficit during the lockdown period. उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लॉकडाउन की वजह से या लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है दैट कन्वर्टेड इनटू ट्रेड सरप्लस बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया. बट नाउ अगेन द पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट स्टार्टेड राइजिंग. और जैसा कि जनरल टेंडेंसी है इंडिया के केस में, इंडियन इकोनॉमी के केस में, कि इंडिया इज मैक्सिमम टाइम इज ऑलवेज इन द स्टेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट की मीनिंग क्या होती है? अगर इसको बहुत सिंपल टर्म में समझें, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट? तो नाम से पता चल रहा है डेफिसिट इन ट्रेड. ट्रेड मीन्स हियर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो उस केस में इंडिया डेफिसिट में. डेफिसिट में मीन्स हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं. मीन्स हमें जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या हम ये कह सकते हैं जो हमें पेमेंट करना होता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो ज़्यादा होता है, हमारे रिसीवेबल्स कम होते हैं. इस स्टेज को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट. जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि कोई भी इकोनॉमी 3 स्टेजेस से गुजरती है डेवलपमेंट के. उसमें 3 स्टेज होते हैं. उसमें प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, देन सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, और लास्ट में टर्शरी सेक्टर ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. इंडिया के केस में क्या हुआ? प्राइमरी से हम डायरेक्टली टर्शरी की तरफ मूव करके हमारा इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है वो मिस हो गया, उसका डेवलपमेंट मिस हो गया. इंडिया सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस इकोनॉमी की तरफ मूव करके जो बीच की लिंक होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई. इसीलिए स्पेशली इंडिया ट्रेड के केस में डेफिसिट रहता है. क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि हमारे नेबरिंग लेसन चाइना जैसे कंट्रीज़ का या अदर कंट्रीज़ का है. और इसी लैकनेस की वजह से इंडिया हमेशा से, या हम ये भी कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन में रहता है, जिसमें जो हमारे नेट विजिबल्स होते हैं उसका इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. तो इसका मतलब इंडिया को अपनी डे टू डे की मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट को लेकर के इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट करना पड़ता है, ना कि इंटरनेशनल मार्केट की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करके इंडिया को रिसीवेबल्स मिलते हैं या करेंसी मिलती है. ऐसा नहीं होता. दैट इज़ वाई इन मैक्सिमम टाइम जनरल टेंडेंसी में इंडिया इज़ ऑलवेज इन ट्रेड डेफिसिट. अब आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि अभी रिसेंटली या हिस्ट्री में ऐसा कितनी बार हुआ है कि इंडिया ट्रेड सरप्लस में आया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कितनी बार इंडियन इकोनॉमी में, स्पेशली आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद में इंडियन इकोनॉमी ने कितनी बार, कितने क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड सरप्लस को फेस किया है. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. अभी की न्यूज़ क्या है? बेसिकली इस न्यूज़ में बताया गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो अगस्त मंथ से फिर से स्टार्ट होना शुरू कर दिया. मीन्स हमारा इंपोर्ट फिर से बढ़ रहा है. रिसेंटली इंडिया ने ट्रेड सरप्लस फेस किया था बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19. ऐसा नहीं था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया था, बट हम कोविड-19 की वजह से हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से, और ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, डाउन हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया ने कुछ टाइम के लिए ट्रेड सरप्लस फेस किया, ट्रेड सरप्लस देखा. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट अर्निंग इन द मंथ of August, it declined by 12.6% year-on-year basis, higher than July's 10.0% fall, as the trade in major foreign exchange earners such as petroleum, gems, electronics, textile continue to take hit. And if we talk about the outbound trade, that stood approximately $22.7 billion, completing 6 straight months of contraction. An expert were actually hoping that this contraction in trade will actually
reached to single digit contraction in the month of August with the tentative growth forecast for the month of September. जैसा कि मैक्सिमम एक्सपर्ट ये अज्यूम कर रहे थे, हाइपोथेसाइज कर रहे थे कि सितंबर से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ के पाथ पर मूव कर जाएगी, जितने भी कॉन्ट्रैक्शन थे वो मिनिमम हो जाएंगे अगस्त के मंथ में. लेकिन एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज द कॉन्ट्रैक्शन पेस in export is started rising. It was 12.6% in comparison to the previous month, that is July, जहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन रेट था वो 10.2% का था. So as per the data released by Commerce Department on Tuesday, cumulative export in the first 5 months of the financial year fell 26.65% compared to the same period in the previous year. और अगर हम इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को ग्राफ में देखें तो हम देख सकते हैं सितंबर 2019 से ट्रेड डेफिसिट कितना था, बढ़ता हुआ इंक्रीज हो रहा था ट्रेड डेफिसिट. लेटर ऑन ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज होना शुरू हुआ विद इसके अगर आप देखें तो रेड लाइन इंडिकेट करती है इंपोर्ट को एंड द ब्लू लाइन इंडिकेट्स द एक्सपोर्ट. तो जैसा हम देख सकते हैं कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही फॉल किया था. यू कैन सी इतना फॉल देखने को, शार्प फॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन. इसके बाद थोड़ा सा जैसे इकोनॉमी रिज्यूम हुई तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का इस पर्टिकुलर मंथ में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड सरप्लस में थोड़ा सा कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है लेटर. बट अगेन ये ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे कि इकोनॉमी रिज्यूम हुई, इंटरनेशनल मार्केट से हमारा लेन देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ना शुरू हो गया. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट अभी फिलहाल के लिए इंडिया में इनहेरेंट सिचुएशन है जो कि कई टाइम से चली आ रही है. इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो जो करंट गवर्नमेंट उसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सेगमेंट में जिसमें इंडिया की हायर डिपेंडेंसी है ऑन इंटरनेशनल मार्केट एंड दैट आर द मेजर रीजन फॉर ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोविड-19 की सिचुएशन को टैप करने की कोशिश करी इन ऑर्डर टू डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो ये ट्रेड डेफिसिट जो भी इस मंथ अगस्त में डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट अज्यूम कर रहे थे कि सितंबर से इंडियन इकोनॉमी रिकवरी के पाथ पर आ जाएगी, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि सिंगल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट किया गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिंगल डिजिट तक आ जाएगा, 10% से नीचे आ जाएगा क्योंकि जुलाई में 10.2 था. बट ऐसा नहीं हुआ. अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, अगेंस्ट द हाइपोथेसिस, द कॉन्ट्रैक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त हैज़ इंक्रीज अप टू 12.6%, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी इन द मंथ ऑफ सितंबर, वो अब डिले होगी. इट मीन्स अभी इंडियन इकोनॉमी को और टाइम लगेगा और ट्रांजिशन पीरियड चाहिए फॉर रिटर्निंग इनटू द पाथ ऑफ रिकवरी. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6. ईपीएफ इंटरेस्ट रेट बाउंड spread at 16-year high. As the interest rates in India trend lower, the spread between the interest rate on employee provident fund, that is called as EPF, and the 10 years government bond has reached a 16-year high of 2.5%, that is 250 basis point. It is also called as BPS. तो स्टूडेंट एक चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे, BPS मतलब होता है बेसिस पॉइंट. तो कहीं पर BPS लिखा हो तो BPS मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस पॉइंट. और अगर बहुत इजी टर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट. और आपने इसको और कहाँ सुना है? इसको बेसिकली हमने इंटरेस्ट रेट के कंटेक्स्ट में सुना है और जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके कंटेक्स्ट में BPS हमने सुना है. तो 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट 100 BPS. तो जब भी रेपो रेट चेंज होता है तो आपने सुना होगा 0.25 0.30 बेसिस पॉइंट. तो उसका मतलब यही होता है कि बेसिस पॉइंट BPS. So 1 basis point is 100 of a percent. तो यहाँ पर 2.5% को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 250 basis point में. Now come back to the news. As we all know that Indian economy is still take much time to actually get onto the recovery path, as we have discussed into the previous news as well. And because of this delay into the economic recovery, the interest rate in India is falling. The lower interest rate trend is ongoing. And if we talk about the EPF interest rate for the financial year 2019 and 20, that is financial year 20, was actually 8.5% against a 6% yield on 10-year government bond.
and the interest rate on EPF have exceeded the 10-year government bond by 130 BPS on average since 1979. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जो 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, दैट इज़ अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिसको जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इनके इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट के 10 साल के बॉन्ड को दे टेक एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे टेक द डिसीजन टू वेदर टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी और नॉट. सिंस 1971 जो इंडिया में EPF इंटरेस्ट रेट है, उसका जो यील्ड है वो गवर्नमेंट के 10 ईयर के बॉन्ड से अप्रॉक्सीमेटली 130 BPS ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुआ है. और जो करंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें EPF और बॉन्ड में, दैट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ द हिस्टोरिकल एवरेज. जो हिस्टोरिकल एवरेज है 130 BPS का, उसका जस्ट डबल है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, द शार्प डिक्लाइन इनटू द बॉन्ड यील्ड विल take it tough for the employee provident fund organization to keep the interest rate at 8.5%. तो जिस तरह कोविड-19 की सिचुएशन में बॉन्ड यील्ड डिक्रीज कर रही है, उसकी वजह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए 8.5% के इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. Student, if you have remember, I have already discussed that employee provident fund or EPF is one of the very lucrative mode of investment, जिसमें ट्रिपल ई का कंसेप्ट अप्लाई होता है, एग्जेम्प्ट. तो बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेसिकली जो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या वाइट कॉलर एम्प्लॉयज होता है, दे एक्चुअली प्रेफर टू इन्वेस्ट इनटू EPF. बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि जिस तरह से बॉन्ड यील्ड शार्पली डिक्लाइन कर रही है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक सिचुएशन, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऑर्गेनाइजेशन के लिए 8.5% का इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर पाना क्वाइट डिफिकल्ट है. क्योंकि EPFO भी एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जिसमें इंडिविजुअल पैसा लगाते हैं, पूल करते हैं फंड को, और EPFO डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मार्केट में पैसा लगाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जो इनके डिपॉजिटर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 8.5% का रिटर्न देता है. एंड इट इज़ अ क्वाइट गुड हैंडसम. अगर आप देखें तो अभी के कंपैरिजन में स्पेशली जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय आपको EPF में ही देखने को मिलेगा. बट चूंकि अभी जनरल इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डोल्ट्रम की सिचुएशन में, हाई अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन भी हाई है ऑल्दो, लेकिन इंडिया में इंटरेस्ट रेट भी फॉल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड फॉल कर रही है, तो उस केस में इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर EPFO टू मेंटेन द 8.5% ऑफ द इंटरेस्ट रेट. और अगर आपको याद हो तो हमने EPFO की एक न्यूज़ और डिस्कस कर दी, जिसमें EPFO ने कहा था कि 8.25% का इंटरेस्ट रेट वन गो में पे करेगा, और जो रिमेनिंग 0.35% का इंटरेस्ट रेट है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, दैट इज इन द मंथ ऑफ December, एंड बिकॉज ऑफ द हिट्स इनटू द अर्निंग. तो इस चीज़ को लेकर के भी अभी एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि जिस तरह से बॉन्ड यील्ड और जनरल इंटरेस्ट रेट मूव कर रहा है, EPFO कितने टाइम तक इस 8.5% के इंटरेस्ट रेट को मेंटेन कर पाएगा. क्योंकि रिसेंटली जो EPFO की अनाउंसमेंट रही है कि वो 2 इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट रेट को पे करेगा, उसको देखते हुए एक्सपर्ट आर quite conscious about this 8.5% of the interest rate of the EPO. And if we see the historical movement in the interest rate paid by the EPF and 10-year government bond, तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1971 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 20 तक का ये मूवमेंट है, जो हम देख सकते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, दे आर टेकन एज अ बेंचमार्क. तो अगर हम शुरुआत में देखें तो ये इसके साथ लीनियर मूवमेंट में हमें दिखेगा कि जो EPFO का इंटरेस्ट रेट है और जो बॉन्ड की यील्ड है वो लीनियर फॉर्म में मूव करेगी. बट लेटर ऑन बॉन्ड यील्ड और EPF के इंटरेस्ट रेट में हमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दोनों का मूवमेंट बिल्कुल सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है. और जो करंट सिचुएशन है फाइनेंशियल ईयर 21 की, उसमें हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड जो है वो फॉल कर रही है, ऑल्दो 8.5% का इंटरेस्ट रेट जो है वो कुछ टाइम से स्टेबल. अगर आप देखें ये जो डार्क लाइन है, दैट्स ब्लैक लाइन, इंडिकेट द EPF इंटरेस्ट रेट, और जो ग्रे लाइन है दैट इंडिकेट्स द यील्ड ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो हम ये देख सकते हैं रिसेंट टाइम में ये बॉन्ड की जो यील्ड है वो फॉल कर रही है. ऑन द अदर हैंड जो EPFO का 8.5% का इंटरेस्ट रेट है दैट इज क्वाइट स्टेबल.
एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेट पोर्टफोलियो ऑफ EPFO जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम देख सकते हैं PSUs और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 6.3% का। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड सिक्योरिटीज में 31.2% का, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देख सकते हैं 28.6% का, पब्लिक अकाउंट एंड स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट है 20.9% एंड 13.0% रिस्पेक्टिवली। तो एक्सपोजर भी EPFO का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चाहे वो स्टेट डेवलपमेंट लोन से सिक्योरिटीज हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, अच्छा खासा, बहुत बोल सकते हैं हाफ से भी ज़्यादा का एक्सपोजर है EPFO का टूवर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट बॉन्ड जो उनकी यील्ड फॉल कर रही है तो किस तरीके से EPFO अब 8.5% का इंटरेस्ट रेट अपने डिपॉजिटर्स के लिए, कंट्रीब्यूटर्स के लिए मेंटेन करेगा, इट इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। तो एक्सपर्ट ये अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही EPFO हो सकता है इस इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 8, रिटेल प्राइसेस ऑफ टोमेटोज, अनियन एंड पोटैटोज ऑन राइस। तो अगेन टोमेटोज, अनियन एंड पोटैटोज प्राइसेस आर स्टार्टेड राइजिंग। अगर हम बात करें जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन सारे सिटीज़ में जो रिटेल प्राइस रहा है टमाटर का या अनियन का या पोटैटोज का, दैट इज़ approximately 100 to 60 per kg. On the other hand, if we see the wholesale price of these commodities is just about approximately 19 rupees a kg in a national capital on Monday. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है होलसेल प्राइस में और एक्चुअल रिटेल प्राइस में। As the wholesale price of potatoes too were 25 rupees per kg in Mumbai on Monday, but end consumer bought it at 43 rupees per kg. तो होलसेल के प्राइस में और रिटेल प्राइस में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है, इन सारे फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बेसिकली फैक्टर हो सकता है, होर्डिंग्स फैक्टर हो सकता है, या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए जैसे ही इन कमोडिटीज़ के प्राइस अगर इंक्रीज होना शुरू हो, वैसे ही गवर्नमेंट एक्शन में आए एंड गवर्नमेंट्स हैव पुट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन। तो अनियन का बैन फिलहाल, अनियन के एक्सपोर्ट के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। स्टूडेंट अगर हम बहुत ध्यान से देखें, टोमेटो, अनियन, पोटैटोज दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेपल डाइट इनटू द इंडियन इकोनॉमी। कि स्टेपल डाइट के फॉर्म में ये यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट है। दैट इज़ जब भी इनके प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, गवर्नमेंट तुरंत इस चीज़, इन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए एक्शन लेते थे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनियन के प्राइस जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है। होर्डिंग्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, जो भी इलीगल होल्डर्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट होल्ड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट प्रॉपर रेगुलेटरी मेजर्स या लीगल मेजर्स लिए जाएंगे। एंड दिस इज द chart of wholesale price and retail price of tomato, onion and potatoes that we can see there is a significant difference between the wholesale price and the retail price of all commodities. तो it means ऐसा नहीं है अगर wholesale price कम है तो क्रॉप या अवेलेबिलिटी या सप्लाई प्रॉपर है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स मे बी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, मे बी लार्ज अमाउंट ऑफ होर्डिंग्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ऑल मे बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन टू द रिटेल प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8, RBI प्लान्स इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स फॉर बोथ रिटेल फॉरेन इन्वेस्टर्स। So, Reserve Bank of India on Tuesday proposed to introduce the exchange traded over-the-counter OTC interest rate derivatives product that would be accessible to both foreign investors as well as the retail participants. तो जो recently introduced exchange traded और OTC इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं उनको लेकर के सेंट्रल बैंक ने जो रीसेंट ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज करी है ऑन इट्स वेबसाइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्राफ्ट गाइडलाइन द सेंट्रल बैंक हैव सेड दैट द रिटेल पार्टिसिपेंट्स कैन बी अलाउड टू ट्रेड टू द forward rate agreements, interest rate swap, European interest rate options including caps, floors, collars, revenue collars, white loan. Retail traders can also take exposure into the swap options or the structure derivative products. तो फिलहाल के लिए जो लीवरेज डेरिवेटिव्स होते हैं और डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स हैं उनको छोड़ करके प्रीवियस सारे ऑप्शंस में रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ऑल दीज आर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुए, प्रॉबेबली कुछ आगे आने टाइम में फाइनलाइज हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं,
इन सबको अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो कि व्हाट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप, यूरोपियन इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। बस आप इनको एज अ कलेक्टिवली ये समझ लीजिए, ऑल दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that RBI has allowed both foreign investors and retail participants to invest into it. हालांकि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ओवर द काउंटर और जो एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं इनको फॉर हेजिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाइल जो नॉन रिटेल या इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन यूज़ इट फॉर एनी अदर पर्पस एज वेल। तो फिलहाल के लिए प्रपोजल क्या है आरबीआई का? प्रपोजल ये है कि जो लोकल कंपनीज हैं या रिटेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ऑल कैन इन्वेस्ट इनटू दिस ओटीसी डेरिवेटिव्स। हाउएवर लोकल कंपनीज विद मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ कैन ओनली पार्टिसिपेट इनटू दिस डेरिवेटिव्स। ऑन द अदर हैंड जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे कैन ओनली यूज इट फॉर हेजिंग पर्पस, ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और द नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स can use it for any other purpose. Exchanges to decide on design and participants in OTC, banks and primary dealers can participate. Still जो participants हैं उस पर अभी decision लेना बाकी है, but overall जो banks हैं, जो local companies हैं जिनकी worth 500 करोड़ से ज़्यादा की है, even retail participants all can, primary dealers all can participate into this particular derivatives. TFPI can take exposure up to ₹500 करोड़ all put together. हालांकि इस न्यूज़ में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं, बट यहाँ पर कुछ टर्म्स को, इस न्यूज़ को पूरी तरीके से समझने के लिए कुछ टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस एक्चुअली व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही हमें पता चला, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मीन्स दैट डिराइव देयर वैल्यूज फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अदर इंस्ट्रूमेंट और अदर commodities, ऐसे commodities, ऐसे financial instrument that derives their values from other commodities और other instrument, इसीलिए उनको बोलते हैं derivatives. They derive, and what they derive? Their value. So in a very simple definition we can say derivative is basically a security with a price that is dependent on or derived from one or more underlying asset. Its value basically is determined by the fluctuation into that underlying asset. अगर कोई डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू से गोल्ड पर डिपेंड कर रही है, तो उस गोल्ड के प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट करेंगे वैसे ही प्राइसेस उस डेरिवेटिव के भी फ्लक्चुएट करेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग असेट्स इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट। तो ये सारे अंडरलाइंग असेट्स होते हैं जिन पे डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिपेंड करती है। स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट इंडेक्सेस हो गया। तो जैसे ही इनके वैल्यू करेंसीज की, इंटरेस्ट रेट जैसे फ्लक्चुएट करेंगे वैसे ही वैल्यू डेरिवेटिव्स की फ्लक्चुएट करेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेयर डेरिवेटिव ट्रेड्स, इनका ट्रेडिंग का, डेरिवेटिव डेफिनेटली डेरिवेटिव्स हैं तो दे कैन बी ट्रेडेड। तो ये कहाँ ट्रेडेड होंगे इसके बेसिस पर हम इनको बेसिकली तब तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड लिस्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। तो अगर हम न्यूज में जाएं तो आरबीआई ने दोनों ही तरह के डेरिवेटिव्स के लिए प्रपोजल दिया है। आप देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो उनको ओटीसी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, बेसिकली क्या होते हैं? ओटीसी डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज अरेंज बिटवीन टू काउंटर पार्टीज बट विद अ मिनिमम इंटरमीडिएट और रेगुलेशंस। दो पार्टीज डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में जाती हैं जिसमें जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, उनका बहुत मिनिमम इंटरवेंशन होता है। तो अगर किसी इंटरमीडियरी का, ब्रोकर का कम इंटरवेंशन होगा तो इसका इंडिकेशन क्या है? इट सिंपली इंडिकेट दैट दीज डेरिवेटिव्स, ओटीसी डेरिवेटिव्स जो हैं ये एज पर ईच पार्टीज नीड, दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेलर भी किए जा सकते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडियरीज या ब्रोकर या बीच का मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है। सो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज रेट। डेफिनेटली एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट वर्क एज अ इंटरमीडियरी, जिसमें जो कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो फंड रेज कर रहे हैं। तो मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली ओवर द काउंटर जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये एक्सचेंज रेट में या एसेट एक्सचेंज में
ट्रेड नहीं होता है इनका, और इनकी जो कंडीशंस होती हैं इट कैन बी टेलर्ड एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इनटू दिस OTC डेरिवेटिव. Therefore, OTC derivatives do not have any standardized terms and they are not listed on any asset exchange. तो क्योंकि ये standardized term नहीं होते, इनके standardized structure नहीं होता, इसीलिए बहुत सारे rules regulations को शायद आप follow नहीं कर सकते जो asset exchange के होते. That is why they are not very much listed into any asset exchange. So, as an example, a forward and a future contract both can represent the same underlying, but the former is OTC while the later is exchange ट्रेडेड. तो अगर हम बात करें जो एक्सचेंज ट्रेडेड है ओवर द काउंटर है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो ओवर द काउंटर जो OTC डेरिवेटिव्स आर प्राइवेट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट established between two or more counterparties. In contrast, listed derivative trade on exchanges and are more structured and standardized contract in which underlying assets, the quantity of underlying assets and the settlement are specified by exchange and subject to the greater regulation in comparison to OTC. तो exchange traded जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा regulated होते हैं, terms and conditions बहुत defined होती हैं, standardized होते हैं, structured होते हैं in comparison to OTC derivatives. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर. जैसा कि नाम से लग रहा है, ओवर द काउंटर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नेगोशिएट कर सकती हैं. बट एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको एक्सचेंज मार्केट एक्सचेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो असेट एक्सचेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई करना होता है, असेट्स को अंडरलाइन करना होता है, उसकी क्वांटिटी स्ट्रक्चर सब उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, तभी वो एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं. ओवर द काउंटर जो डेरिवेटिव्स होते हैं दे कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज रेट. तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने दोनों तरह के डेरिवेटिव्स के लिए प्रपोजल असाइन किया है और जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उनको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है. जब फाइनल गाइडलाइंस आएंगे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8. ह्यूज लिक्विडिटी सरप्लस अनलाइकली टू बी इन्फ्लेशनरी सेज इकोनॉमिस्ट. The banking system continue to remain flush with liquidity and the Reserve Bank of India is into नो हरी टू न्यूट्रलाइज इट. जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें उनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई है. क्यों? क्योंकि वो रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोन डिसबर्स नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लोन डिसबर्समेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है इस समय. ऑल्दो आरबीआई या गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली कमर्शियल बैंक्स को कई तरह गारंटी स्कीम्स दे रहे हैं जिसके तहत वो बैंक्स को इंड्यूस कर रहे हैं कि वो लोन डिसबर्स करें इनटू डिफरेंट सेक्टर. फिर भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द एनपीए, इंक्रीजिंग एनपीए. और एनपीए जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी वजह से जो बैंक्स हैं दे आर नॉट रेडी टू लेंड लोन एक्चुअली इनटू दिस अनसर्टन इकोनॉमिक सिचुएशन. तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जो हाई सिस्टम लिक्विडिटी है इस समय कमर्शियल बैंक्स में दैट इज अ जनरल कॉज ऑफ कंसर्न एंड once it is released it may stoke inflation. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इस समय ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, फूड इन्फ्लेशन 9 का टारगेट क्रॉस कर चुकी है. तो अगर इस सिचुएशन में और ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फोर्स करी, जो लिक्विडिटी फील्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अगर लिक्विडिटी रिलीज करने की कोशिश करी, लोन डिसबर्समेंट क्रेडिट देना शुरू किया, तो इट मे हैव द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट एंड इट मे स्टोक द डबल डिजिट इन्फ्लेशन. But some expert and few experts are saying that situation is now quite different. Instead of pushing up the inflation, the huge surplus liquidity bordering at around 7 trillion daily is helping in policy rate transmission and aiding the government to borrow at a cheaper rate. ऐसा कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जो ह्यूज सरप्लस है इसकी वजह से गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है, गवर्नमेंट को वो बोरोइंग चीपर रेट्स पे अवेलेबल है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है. क्रेडिट देने के लिए बैंक्स बैठी हैं अगर हम कहें एक नेचुरल सिचुएशन में, बट क्रेडिट लेने के लिए शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन्होंने सारे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को डिफर कर दिया है. तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो कि सिक्योर लोन लेते हैं, जिनका लोन सिक्योर होता है, हम ये कह सकते हैं बैंक्स के लिए, दे आर नॉट टेकिंग लोन्स. वाई दे आर नॉट टेकिंग लोन्स? बिकॉज दे डू नॉट हैव बिजनेस, क्योंकि इकोनॉमी रिज्यूम नहीं हुई, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू गो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टू दिस हाईली अनसर्टन इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सरप्लस है. तो एक्सपर्ट का कहना है ये जो लिक्विडिटी सरप्लस है
इसकी वजह से पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन एक तो बहुत अच्छे से हो रहा है, दूसरा इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है, गवर्नमेंट को कम रेट पर बोरोइंग मिल रही, गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा उठाने के लिए कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, या मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट को चीप लोन अवेलेबल है। देयरफॉर एनालिस्ट एक्सपेक्ट दैट दिस लिक्विडिटी सरप्लस मोड टू continue well into the next year till such time the economy start picking up and the capacity utilization increase to a reasonable degree of say nearly 80% from the below 70% as of now। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे, 70 से बिलो हैं। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिचुएशन अभी कंटिन्यू रहेगी एंड दिस सिचुएशन इज एक्चुअली हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू गो फॉर अ चीपर बोरोइंग। तो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो हाई लिक्विडिटी बना हुआ है, जो हाई लिक्विडिटी का सिस्टम है, दैट इज नॉट एक्चुअली इन्फ्लेटरी और इट इज नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लेटरी इन टू अपकमिंग टाइम। हालांकि अभी आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ मेरी फॉलो की तो उसमें देखा होगा, हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स बढ़ा दी, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स थी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत आई, उन सब की भी जो डेडलाइन थी उसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टारगेटेड अमाउंट था वो उसका डिसबर्समेंट नहीं हुआ, बहुत मिनिमम अमाउंट का जो लोन था वो डिसबर्स हुआ। तो बैंक्स और गवर्नमेंट इस होप में है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो टारगेटेड अमाउंट है, वो मार्केट में डिसबर्स हो जाए। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि इवन दो अगर ये मार्केट में डिसबर्स होता तो भी इट इज़ नॉट going to actually have the inflationary impact on Indian economy. The liquidity surplus helped support government borrowing. It is actually substituting the revenue shortfall and would not lead to the inflationary forces now as spending is low and there is no capacity utilization which can be ramped up if needed as per the Madan, chief economist of CARE rating. तो एक्सपर्ट, हालांकि इकोनॉमिस्ट बहुत तरीके से इस चीज़ को रिलेट करते हैं, तो इस कॉलम में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेसिकली इस चीज़ को प्रपोज कर रहे हैं कि ये जो हाई लिक्विडिटी सिस्टम है दैट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन मच मोर एज एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को चीप रेट पे लोन मिल रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत कम है, जो कंपनीज हैं उनकी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइजेशन नहीं है, उनकी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रही, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान डिफर हैं एंड तो दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशन दिस पर्टिकुलर हाई लिक्विडिटी इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन ड्यू टू द अपकमिंग टाइम। अब देख लेते हैं some other news clips. Metro riders far from pre-COVID level. So a week after it is resumed its operation, Delhi Metro is showing a pickup in riderness. Although on September 14, the mass rapid transit network fared about 250,000 riders. तो लास्ट वीक मेट्रो रिज्यूम हो गई, मेट्रो ने अपने ऑपरेशन रिज्यूम कर दिए। ऑल्दो राइडर्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है बट स्टिल इट इज़ फार अवे फ्रॉम द प्री कोविड लेवल एज पर द डेटा रिलीज्ड। दो अ शार्प सर्च फ्रॉम 8,300 passengers in the first few hours of its restart on September 7 has been seen, but the number is still nowhere close to the 6 million average daily riders of Delhi Metro before the pre-COVID-19 situation or the national-wide economic lockdown. तो हालांकि मेट्रो रिज्यूम हो चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी है जैसा कि हमने अभी पहले न्यूज़ में डिस्कस किया, लेकिन अभी भी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी प्री कोविड सिचुएशन पे नहीं पहुंची हैं। कंपनीज हो, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे वो मेट्रो हो, राइडरशिप हो या कोई अदर कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट हो, तो अभी इकोनॉमी को पिकअप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेट्रो, राइडरशिप, कम्यूटेशंस ये सब ये इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले टाइम में जो ऑफिसेज हैं वो कितनी कैपेसिटीज से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, करेंगे। तो एज पर दिस सिचुएशन स्टिल देयर इज अ टाइम फॉर Delhi Metro to go back to its pre-COVID level. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्लिप। Will invest rupees 2,000 crore in India, Toyota Kirloskar. तो Toyota Kirloskar Motors will not expand capacity if goods and services tax on automobile is not reduced. ऐसा Kirloskar का स्टेटमेंट है। However, Kirloskar will go ahead with its investment plan in India if GST is reduced on automobile sector and it could invest approximately rupees 2,000 crore into upcoming time. तो अभी के लिए फिलहाल कंपनी मार्केट डिमांड और मार्केट सिचुएशन या मार्केट रिकवरी की होप कर रही है। अगर
मार्केट रिकवरी हो गई प्रॉपरली, जीएसटी रेट्स फॉल किए, रिड्यूस किए जीएसटी काउंसिल ने, तो किर्लोस्कर, टोयोटा किर्लोस्कर कुड इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ स्पेशली इन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल मिशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, फ्लिपकार्ट लुक्स टू क्रिएट 70K जॉब्स दिस फेस्टिव सीजन। तो ई कॉमर्स जियान फ्लिपकार्ट हैज सेड दैट इट इज गोइंग टू take over or generate the 70,000 direct and millions of indirect seasonal job as it gear up for upcoming festive season into India and for its big billion day, जो कि फेस्टिव सीजन के ड्यूरेशन में आता है। तो फेस्टिव सीजन को देखते हुए, बिग बिलियन को देखते हुए फ्लिपकार्ट इंडिया में 70K जॉब्स को, सीजनल जॉब्स को क्रिएट करने जा रहा है, एंड दैट इज अ गुड सिचुएशन इनटू दिस कंडीशन वेयर नंबर ऑफ job seekers are actually looking forward to resume their jobs once again into new company. So apart from job, company also require investment for capacity, storage, sorting, packaging, human resource training and delivery for so many domains. Companies are actually looking forward to invest. तो आगे आने वाले टाइम में Flipkart may become as a large job provider in Indian economy, जबकि इस कोविड-19 के सिचुएशन में मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो एम्प्लॉय ले ऑफ पे जा रही हैं। सो फ्रॉम अ इंडियन इकोनॉमी, फ्रॉम द लेबर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अ गुड सिचुएशन और गुड इंडिकेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. So if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you so much.